एक बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास आई है, वो मैं आपको पहले दिखाता हूं। छत्तीसगढ़ से ये ब्रेकिंग है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का एक बयान आया है, बड़ा बयान है उनका। बीजेपी ने किया कांग्रेस के कुशासन का अंत। इस जीत के साथ अपराधी और जिहादी पर चलेगा कानून का बुलडोजर। अरुण साव ने यह बात कही है और बीजेपी ने वहां पर प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने किया है कांग्रेस के अपराधी और जिहादी पर कानून का बुलडोजर चलाने की बात कही अरुण साव ने, और हमने इनकी प्रतिक्रिया भी लिया। हमारे जो ब्यूरो चीफ है योगेश मिश्रा ने बात की है अरुण साव से, वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि क्या कहा एग्जैक्टली। बीजेपी अपराधी और जिहादी पर चलेगा कानून का बुलडोजर, ये बात। हालांकि ये बात उन्होंने चुनाव के पहले भी उन्होंने हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के साथ जो बात की थी उसमें उन्होंने कहा था। और अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष है और इनके साथ बात की है योगेश मिश्रा, हमारे जो ब्यूरो चीफ है, उन्होंने बात की है अरुण साव से। एक बार सुनते हैं पहले, उसके बाद आगे डिस्कशन के लिए ले चलेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान स्टूडियो में भी हैं और बाहर से भी जुड़ेंगे, उनके साथ चलेंगे। लेकिन पहले देखते हैं अरुण साव ने क्या कहा। तो अरुण साव से बात की हमारे संवाददाता और हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न मनाए जा रहे हैं। देखिए, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। बड़ा उत्साह था और जनादेश जिस तरह से मिला है, किस तरह की खुशी है, किस तरह शब्दों में बयां करेंगे? योगेश जी, मैं लंबे समय से आपको कहता था कि छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है और छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। अपराधियों और जिहादियों पर कानून का बुलडोजर चलने वाला है। आज वो दिन आ गया जब छत्तीसगढ़ की जनता दशहरा और दीपावली एक साथ मनाएगी, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई तरह के दावे करते थे, 75 पार का नारा, कई तरह की घोषणाएं पूरी नहीं हुई, क्या लगता है जनता कुल मिला के समझ गई थी कि कहीं ना कहीं वादा पूरे नहीं हुए तो वोट क्यों दें? भूपेश बघेल जी को लगता था, कांग्रेस पार्टी को, कि 2018 में हमने जनता को धोखा देकर भारी बहुमत लिए आया है। बड़े बड़े वायदे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। पलटू राम हो गए कि ये नहीं हो सकता, ये वादा पूरा नहीं कर सकते। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, सीधी साधी भोली भाली जरूर है, पर जनता के साथ लोकतंत्र में जो धोखा करेगा, जो जनता को लूटेगा, जनता उसे सबक सिखाना भी जानती है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सबक है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपने जो अन्याय किया, उसकी कड़ी सजा छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को और भूपेश बघेल को दिया है। दिल खोल के लोगों ने वोट दिया है। किस तरह वादे पूरे करेंगे, किस तरह आश्वस्त करेंगे अध्यक्ष जी आप? देखिए, हमने मोदी की गारंटी जनता के सामने प्रस्तुत किया है। एक एक गारंटी को समयबद्ध योजना बनाकर पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ का समग्र विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करेंगे। डबल इंजन की सरकार डबल गति से छत्तीसगढ़ की विकास करेगी। आखिरी सवाल है, इसी प्रांगण में आपने सबसे पहले इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि जिहादियों पर, आतताइयों पर बुलडोजर अवश्य चलेगा। किस तरह से आगे इंतजार करें उसका? निश्चित रूप से ये चलने वाला है, ये होने वाला है। अपराधी और जिहादी छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएं, नहीं तो कानून का बुलडोजर उन पर चलेगा। बहुत बधाई। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में जो शुभचिंतक है वो पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और वागीसा पांडे ने भी अश्वनी वैष्णव से बात की। मध्य प्रदेश की जीत पर भी भोपाल में है अश्वनी वैष्णव, क्या कहा, छोटी सी बातचीत है, एक बार उसको भी सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद है। तीनों ही राज्यों में हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पर पूरे भारत को विश्वास है। लाडली बहनों ने पूरा भरोसा जताया। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ है, जिन्होंने कहा कि तीनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का परचम भारतीय जनता पार्टी लहरा रही है। तो हिंदुत्व का परचम जो है वो लहराया है और इसी पे हम बात करेंगे कि इस जीत के मायने क्या है और इस जीत का मुद्दा। हालांकि दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा था, लेकिन घोषणा पत्र की कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है।
कौन सी बातें हैं जो जनता को समझ में आई इस घोषणा पत्र की, बात करेंगे। हमारे साथ खेमचंद शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में है। खेमचंद जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा विजय डोगर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के, और ध्रुव पाठक हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। और चर्चा की शुरुआत मैं खेमचंद जी आप ही से करूंगा। सबसे पहले बधाई, आप 4 राज्यों में से 3 राज्यों में आप जीत के आए हैं और चौथा जो राज्य है उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो सबसे पहले बधाई आपको। लेकिन जीत के मायने मैं पूछूंगा, और जो मुद्दा चल रहा था यहाँ पे उससे अलग लोगों को एक इस बार देखने को मिला कि एक लहर जो 2014 में हम लोगों ने देखी थी, 2019 में हम लोगों ने देखी थी, और लोगों को खासतौर पे जो विपक्ष के लोग हैं वो बार बार कह रहे थे कि ये लहर जो है अब है नहीं। क्या आपको लगता है कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसके पीछे मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? कौन सा मुद्दा ऐसा रहा जो आप लोगों को इस लेवल पे ले आकर के छोड़ा है? मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और अपने पदाधिकारियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत की। साथ ही साथ जनता को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हम पे विश्वास किया और हमें समर्थन दिया। देखिए, दोनों ही मुद्दे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मुद्दों में हमने जो काम किया, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो गारंटियाँ थी उन्होंने करके दिखाया, घर घर में फ़ायदा पहुंचाया, चाहे वो फ्री राशन का वो काम हो, वैक्सीनेशन का काम हो, घर घर में टॉयलेट बनाने का काम हो, चूल्हा देने का काम हो, पीएम किसान के माध्यम से मदद देने का काम हो, और युवाओं को ट्रेंड करने का काम हो, जनधन अकाउंट में मदद देने का काम हो, अकाउंट खोल के सीधा पैसा ट्रांसफर करने का काम हो, मुद्रा के अनुसार। मैं आ रहा हूँ सर। उसके बाद नेगेटिव जी, नेगेटिव में क्योंकि जो विपक्ष था पूरी तरीके से नकारात्मक था, अफवाह फैलाने का काम, झूठ फैलाने का काम, और लास्ट में राहुल गांधी ने हद कर दी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पनौती कह दिया। बिल्कुल। और मोदी जी ने अपनी स्टेटमेंटशिप दिखाई, हम मैच हारे, गए खिलाड़ियों के पास, उनको ढांढस दी, सबने अप्रिशिएट किया, कंस्ट्रक्टिव लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन कांग्रेस उसका मजाक उड़ा रही थी। तो जनता ने सोच लिया कि ऐसे नकारात्मक लोगों को सबक सिखाना है, और उसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं खेमचंद जी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से योजनाओं की बात की, सरकार के परफॉर्मेंस की आपने बात की, ठीक है, ये तो सरकार का परफॉर्मेंस अगर सही नहीं रहेगा तो उनका मनोबल भी गिरा हुआ रहेगा। लेकिन एक जो मुद्दा इसमें हमने देखा तीनों राज्यों में कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है बड़े जोर शोर से उठा, और बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर के जो है जनता के बीच में बीजेपी भी गई थी। और ये जो जीत है ये मुझे लगता है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, जितने भी फायर ब्रांड आपके नेता थे सभी ने जीत हासिल की है। आप किसी मुसलमान को आपने टिकट नहीं दिया था इस चुनाव में भी, तो उसका भी एक साफ तौर पे इस मैंने देखा कि एक डिवीज़न हमने देखा है, और मुझे लगा कि हिंदुत्व को जो है लोगों ने पसंद किया है। सनातन का जो अपमान हुआ था उसका जवाब दिया है, हिंदुत्व को एक तरीके से वोटिंग की है हिंदुत्व के नाम पे। मैं ऐसा समझता हूँ मुकेश जी, इसमें हिंदुत्व वर्सेस हमास समर्थकों के बीच में चुनाव था। कई लोगों ने, कई पार्टियों ने, विशेषकर कांग्रेस ने हमास का खुल के समर्थन किया। उनको लगता था कि कट्टरपंथियों को खुश करके वो चुनाव जीत जाएंगे। अब क्योंकि बहुसंख्यक ने इसको बहुत नेगेटिवली लिया, नकारात्मक रूप से लिया कि ये अपराधियों का, ये आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, कल को भारत में भी ऐसा करेंगे, कल को भारत में भी ऐसी स्थिति होगी, तो हमास को सबक सिखाने के लिए, हमास के प्रेमियों को सबक सिखाने के लिए भी वोटिंग हुई है, और इसीलिए कांग्रेस को मुखी खानी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में जो मुखी खानी पड़ी उनको लगता था कि नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, समझदार जनता है, वो मोदी जी के फायदे भी देख रही थी, मोदी जी के काम को भी देख रही थी। जिस तरीके से संस्कृति का मोदी जी ने संवर्धन किया है, फिर से पुनर्स्थान किया है, सम्मान दिया है, उसकी वजह से भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फेवर में जनता ने वोट किया है। और नकारात्मकता की वजह से कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर वो नकारात्मकता छोड़ के कुछ सकारात्मकता से काम करते तो शायद इतनी बुरी हार नहीं होती। इस जीत में बहुत लोगों का योगदान है, सम्मिलित योगदान। हालांकि जो संगठन में जो काम करते, खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो शिव प्रकाश जी का भी काफ़ी योगदान है संगठन के लेवल पर। उन्होंने भी मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़मीनी स्तर पर काम किया, और उनके काम का ही ये नतीजा है कि आज पूरी पार्टी जो है यहाँ तक पहुँची है। आप शिव प्रकाश जी का नाम ले लें या शिवराज सिंह चौहान का नाम ले लें, मोदी के तो चेहरे पर पूरा चुनाव ही लड़ा गया। जो BD शर्मा जो अध्यक्ष है, तो सभी ने एकजुट होकर के एक संगठन के तौर पे काम किया, और सभी का ये परिणाम है कि आज जो है ये इस तरीके का परिणाम आया है। अभी वक्त है वापस से विजय डोगरा जी के पास जाएंगे। विजय डोगरा जी, ये जो तीनों प्रदेशों में आपकी हार हुई है कांग्रेस की, एक प्रदेश अब में आप तेलंगाना में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पर सरकार बनती हुई दिख रही है आपकी, आप सरकार वहां पर बना लेंगे आराम से। लेकिन ये जो हार है, इस हार के पीछे आप रीजन किसको मानते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने उम्मीद के अनुरूप बीजेपी ने परफॉर्म किया, इसीलिए शायद कांग्रेस जो है वो पीछे रह गई, या कोई और वजह मानते हैं आप?
जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जी। और इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए और 4 राज्यों की जो गणना हुई, उनके प्रबुद्ध मतदाताओं को मैं बधाई देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये जो हार जीत का सिलसिला है ये तो चलता रहता है और कांग्रेस जो 3 राज्यों में हम लोगों ने चुनाव हारा है, ये क्योंकि जनता है, जनता जनार्दन जो भी फैसला देती है वो हम लोगों को मंजूर है। लेकिन इसमें एक बात ये पक्की है कि अभी मैं सुन रहा था कि जिस तरह से ये इस 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह का माहौल यहां बना हुआ था, उस माहौल के अंदर जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग हो रहा था वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और लोकतंत्र में इस तरह की बातें आना ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं जिन्होंने 3 राज्यों में चुनाव जीता है और तेलंगाना में कांग्रेस ने वहां चुनाव जीता है। वहां के सभी कार्यकर्ताओं को और इन सभी 4 राज्यों के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो दिन रात नहीं, आप रीजन क्या मानते हैं? ये 3 राज्यों में जो हार हुई है आपकी पार्टी की, इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? मैं एक बात ये समझता हूं कि जिस तरह से, क्योंकि हम लोग कुछ कहते हैं तो हम लोगों को तो ये फ्री रेवड़ियों बांटने वाली बात होगी, लेकिन स्वयं अभी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है और ये श्रेय दे रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी नीतियां लेके ये लोग गए। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिस 80 करोड़ लोगों को जो ये फ्री अन्न की जो बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने अन्न योजना लाए हैं और इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, ये कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि जो धरातल पे जो स्थानीय मुद्दे थे उनको शायद भुनाने में हमारे कार्यकर्ता नहीं काम कर पाए और हम लोग यहाँ नहीं जीत पाए। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब बड़ा विचार विमर्श करके अगली जो रणनीति है 2024 के लिए, क्योंकि ये 2024 के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक रण था और इस चुनावी बेला में ये कहना कि बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी ने अपनी योजना को जमीन पर उतारने में उनके कार्यकर्ता और नेता जो है वो सफल रहे, जबकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो अपनी नीतियों को जमीन पर या कार्यकर्ताओं तक या वोटरों तक जो है पहुंचाने में असफल रहे। आई सिंह भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। जीत की वजह पे हम बात कर रहे हैं। आई सिंह भदौरिया जी, जो रीज़न है जीतने का वो कह रहे हैं सब मोदी के नाम पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और मोदी के नाम पे वोट पड़े वहाँ पे, और जो शिवराज सिंह चौहान का जो काम था, चाहे जो भी आपके भूपेंद्र यादव जी हो, अश्वनी वैष्णव जी हो, वो सब जो है एक साथ काम कर रहे थे। हालांकि जब जीत हुई तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर अमित शाह की रणनीति को जो है उन्होंने कहा कि ये उनकी रणनीति का नतीजा है कि आज बीजेपी इस लेवल पर आकर के जीती है और इतना अच्छा परफॉर्म किया है मध्य प्रदेश में 18 साल के बाद भी। और ख़ासतौर पर मोदी को हो, शाह को, सभी को क्रेडिट दे रहे हैं एक दूसरे को, और अपने बड़े नेताओं को और काम को क्रेडिट देना जो है एक परंपरा बीजेपी में रही है। आपको क्या लगता है, क्या सही में यही लोग जिम्मेदार हैं? ये जो असल मुद्दा है, जिस असल मुद्दे पर वोटिंग हुई है, जिस असल मुद्दे पे आप लोगों ने कैंडिडेट का चुनाव किया था, उस मुद्दे को आप लोग खुल करके क्यों नहीं बोल रहे कि इस मुद्दे पे जीत हुई है? मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, सनातन की बात कर रहा हूं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक रणनीति और देश को बहुत अच्छा विजन दिया, तो पूरा देश ने जहां जहां ये सरकारें जो हमारी आज आ रही हैं, जिन राज्यों में हमने चुनाव एक बहुत ही उम्दा किस्म का लड़ा है, जहां एक इनकम्बेंसी फैलाई जा रही थी, खास करके मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो जनता ने दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी से बढ़ के हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है उसको लोग जो है ना सर्वोपरि मान चुके हैं, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा। तो हमने जब चुनाव लड़ा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा आगे किया था, कमल निशान और मोदी जी के चेहरे पे हमने सभी राज्यों में चुनाव लड़े थे मैंने। तो आप देश इस बात को जानता है कि आज देश में अगर कोई एक नेता है, इस देश को आगे ले जा सकता है, तरक्की के रास्ते पे ले जा सकता है, एक अच्छा विजन दे सकता है, देश को विकसित बना सकता है, देश में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकता है, अच्छे मेडिकल सुविधाएं ला सकता है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इसी के ऊपर जनता ने विश्वास जताया
और जहां बिल्कुल इतना बिल्कुल सब भदौरिया जी, मैं आपसे बात, ध्रुव पाठक जी और जो हमारे साथ खेमचंद जी, आप तीनों से मेरा एक सवाल है। मैं शुरू से मैं रिजल्ट को जब एनालाइज कर रहा था और कुछ क्षेत्रों में जब मैं गया था चुनाव प्रचार के दौरान, जब मैं गया था रिपोर्टिंग के लिए, तो वहां पर मैंने देखा कि हिंदुत्व की लहर जो है जगाने की कोशिश जो है हर एक तरफ से की जा रही है। कैंडिडेट का चयन, जैसे सिविल लाइन में अगर आप बात करें, जो जयपुर की सिविल लाइन राजस्थान में जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिया, गोपाल शर्मा, वो पत्रकार हैं और पत्रकार से पहली बार वो टिकट लेकर के इस बार चुनाव उन्होंने लड़ा। और उनका बैकग्राउंड क्या है कि अयोध्या में बाबरी विध्वंस से लेकर के राम मंदिर के निर्माण तक की पूरी रिपोर्टिंग उन्होंने की है। और बाबरी जो ध्वस्त हुआ था उसके वो चश्मदीद रहे थे और उनकी रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी थी। और उस दौरान उन्होंने अपने अनुभव पे जो किताब लिखा था, वो किताब इतना ज़्यादा बिका कि उसकी रॉयल्टी पे उन्होंने आज मुझसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि किताब की रॉयल्टी से आए पैसे से उन्होंने अपना जयपुर में मकान बनवाया। यानी इस तरीके के बैकग्राउंड के लोगों को आप लेकर के आते हैं। जैसे आपने छत्तीसगढ़ में उस साव को टिकट दिया जिसके बेटे की हत्या जिहादियों ने मस्जिद में खींच के कर दी थी। वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उसको आपने टिकट दिया, वो भी एक मंत्री के खिलाफ, कैबिनेट मंत्री के खिलाफ दिया, और वो 10,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत गए। यानी बीजेपी कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी जो काफी पार्टिकुलर थी और एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, और वो मैसेज ये था कि हिंदुत्व की लहर को जगाना है और इसी लहर पे सवार होकर के जैसे 14 और 19 निकला, उसी तरह से 24 भी निकालना है। मैं इस पे चाहूंगा कि आप लोगों की प्रतिक्रिया की, क्या आपको लगता है कि ये जो है जाति के ऊपर धर्म की जीत है, या जातीय जनगणना के जरिए जिस तरीके से समाज को जाति में बांटने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, उसके ऊपर धर्म के नाम पर एकजुट समाज को करने के लिए जो आपका एजेंडा था उसकी जीत है? मुकेश जी, बिल्कुल जी, ये जाति के ऊपर धर्म की, जाति के ऊपर संस्कृति की, जाति के ऊपर राष्ट्रवाद की जीत है। और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये हमारी आत्मा है, और जिन लोगों ने इस आत्मा पे चल के काम किया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उनका मान सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा ये भी कहना कि बहुत सारे चैनल जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, वहीं सुदर्शन जैसे चैनल सकारात्मक बात कर रहे थे। आप जैसे पत्रकार, मुकेश जी जैसे पत्रकार ग्राउंड पे जाके रियलिटी बता रहे थे कि किसने काम किया है, कितना काम किया है, कब काम किया। हमारे साथ जुड़े हुए, मैं चाहता हूँ प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। मैं ध्रुव पाठक जी से एक कमेंट ले लूँ इस पे। ध्रुव जी अगर सुन रहे हैं तो इसी पे मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जी धन्यवाद, मैं भी कभी से सुन रहा था। जी, हिंदुत्व की तो लहर है, बीजेपी पार्टी इसके लिए जाने जाती है। जब राम मंदिर का मुद्दा था वो सॉर्ट आउट कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से उसको वोट मिलना था। और आप जैसे बता रहे थे, राजस्थान में 2 महंत को लड़ा है, बाबा बालक नाथ जी और एक महंत है, वो दोनों चुनाव जीत रहे हैं। तो हिंदुत्ववादी लहर तो पूरी, और वहां के जो कन्हैया कुमार वाला हुआ था, उसको योगी जी ने अच्छे से उठाया था कि भाई अगर यूपी में होता तो यूपी में हालत क्या होती। अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। तो हिंदुत्व की लहर तो ऑब्वियसली है ही बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल हिंदुत्व की लहर है, और इस हिंदुत्व की लहर का फायदा जो है 2024 में भी होगा, और आने वाले दूसरे चुनाव है 24 के पहले, उसमें भी बीजेपी को डेफिनेटली मिलेगा। और इस लहर पर सवार होकर के बीजेपी 2024 का नैया भी पार कर लेंगे। फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ, क्योंकि अभी एक वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के दौरान भी हम आपको अपडेट लगातार स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे, इसलिए जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।